दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक सिक्का उछालना है और सिक्का उछालने पर हेड आया तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा और अगर टेल आया तो आपको ना के बराबर लॉस होगा, तो शायद आप डेफिनेटली ये बेट खेलोगे। तो आज मैं आप लोगों को इन्वेस्टिंग की ऐसी ही स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो बहुत ही नॉर्मल है पर बहुत ज्यादा असरदार है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी को समझने से पहले आपको मिस्टर रिचर्ड ब्रैंसन की कहानी समझनी पड़ेगी। रिचर्ड ब्रैंसन जो कि वर्जिन ग्रुप के फाउंडर और मालिक हैं और आज के डेट में ये लगभग 400 कंपनियां ओन करते हैं। जब ये 16 साल के थे तभी इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी थी। बचपन से ही इनको अमीर बनने का जुनून था। स्कूल छोड़ने के बाद इन्होंने स्टूडेंट नाम की मैगजीन शुरू की थी। इसके बाद इन्होंने मेल रिकॉर्ड्स बिजनेस शुरू किया था जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा और 23 साल में ये मिलियनेयर भी बन गए थे, जो कि अपने टाइम में अब तक के सबसे यंगेस्ट मिलियनेयर थे। इसके बाद इन्होंने नेकर आइलैंड खरीदा जो कि अपने एक्चुअल प्राइस से 97% सस्ती पर बिक रही थी। बाद में उन्होंने उस आइलैंड पर एक रिसोर्ट बनाया। एक बार की बात है जब मिस्टर ब्रैंसन कहीं जा रहे थे और उनकी फ्लाइट मिस हो गई थी और उनका जाना वहां जरूरी था, तो इसलिए उन्होंने प्राइवेट प्लेन प्रेफर करना ठीक समझा। लेकिन प्राइवेट प्लेन उन्हें काफी महंगा पड़ रहा था, तो उन्हें कुछ लोगों के साथ अमाउंट शेयर करना पड़ा। लेकिन उन्हें ये सर्विस बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और उसी दिन के बाद से उन्होंने एयरलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला लिया। लेकिन उन्होंने कोई भी प्लेन खरीदा नहीं बल्कि प्लेनों को लीज पर लेकर खुद का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था क्योंकि लीज पर उन्हें कोई प्लेन भी नहीं दे रहा था और वो ये जानते थे कि एयरलाइंस के बिजनेस में काफी रिस्क होता है और ना ही उनके पास किसी का सपोर्ट भी था। लेकिन फिर भी उन्होंने ये बिजनेस शुरू कर ही दिया। वो जानते थे कि प्लेन्स काफी महंगे मिलेंगे, इसलिए प्लेन्स को किराए पर लेना ही वो ठीक समझे और 200 मिलियन के बिजनेस को उन्होंने मात्र 2 मिलियन में शुरू कर दिया और आगे चलकर उन्हें इससे काफी अच्छा प्रॉफिट भी होने लगा। मिस्टर ब्रैंसन ने अपनी लाइफ में कई बिजनेस स्टार्ट किए और इनके पूरे बिजनेस का एक ही रूल था कि किसी भी बिजनेस को कम कीमत पर खरीदो और उससे बेशुमार प्रॉफिट कमाओ। और इसे ही धंधो क्वालिटी कहा जाता है कि बाय एट लो प्राइस एंड अर्न हाई रिटर्न्स। और अगर इन केस लॉस भी होता है तो बहुत ही कम होगा। तो दोस्तों, आज हम मोनिस पापराय की लिखी बुक द धंधो इन्वेस्टर की कुछ इंपॉर्टेंट लेसन कवर करेंगे, जिससे हम ये जानेंगे कि आप भी शेयर मार्केट में इस स्ट्रेटेजी का यूज करके अच्छा खासा रिटर्न कैसे कमा सकते हो, वो भी बहुत ही मिनिमम रिस्क लेकर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। लेसन 1, द धंधो फ्रेमवर्क। इस चैप्टर में हम कुछ धंधो फ्रेमवर्क बताएंगे जो आपके इन्वेस्टिंग करियर को काफी स्ट्रॉन्ग और इजी बना सकता है। नंबर 1, पहले से बने बिजनेस को ही खरीदो। क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया में लगभग 5000 से भी ज्यादा कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं और अभी तो हर एक दिन नए नए कंपनीज के आईपीओ लॉन्च हो रहे हैं। मगर नई कंपनीज में यही दिक्कत है कि आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता, ना ही आपके पास इनकी कोई हिस्टोरिकल डाटा मौजूद होती है जिससे आप इसका एनालिसिस कर सको। तो नई कंपनीज में इन्वेस्ट करना आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो आपको वही कंपनियां चुननी है जिसका पास्ट आपको मालूम हो और जो मार्केट में लगभग 20 से 30 साल गुजार चुका हो। ऐसी ही कंपनियां आपको प्रेफर करनी चाहिए। नंबर 2, ऐसी कंपनीज ढूंढें जिनकी बदलने की रफ्तार धीमी हो। देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट सर वॉरेन बफेट का है। आपको ऐसी कंपनीज फाइंड आउट करनी है जिसका यूज आम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं और आगे भी करते ही आएंगे। और आपको ये भी देखना है कि इस टाइप की कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस को ज्यादा इंक्रीज ना करे। यही बिजनेस आपको लॉन्ग टर्म में बहुत सही प्रॉफिट अचीव करके देगा, जैसे कि एफएमसीजी कंपनीज हो गई। आपको अपने पोर्टफोलियो में एक एफएमसीजी स्टॉक रखना ही चाहिए। नंबर 3, जब सब डरे हुए हो तभी खरीदो। अब ये कॉन्सेप्ट तो आप सभी को मालूम ही होगा कि जब भी मार्केट गिरती है तो ज्यादातर लोग डर के कारण अपने स्टॉक्स को सेल करने लग जाते हैं। इससे स्टॉक्स और भी नीचे गिर जाते हैं और आपको इसी समय का फायदा उठा के मार्केट में बाय ऑर्डर लगाना चाहिए। नंबर 4, जब रिस्क कम हो तो बड़ा दांव लगाएं। ये मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि जब आप कोई सिक्का उछालते हो तो उसमें अगर हेड आए तो भी आपका प्रॉफिट और टेल आए तो बहुत ही मिनिमम सा लॉस। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नंबर 5, कंपनी के कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस देखें। दोस्तों, हर अच्छी कंपनी के कुछ एडवांटेजेस होते हैं जो उन्हें प्रॉफिटेबल बनाती है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे ब्रांड क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी या मैनेजमेंट क्वालिटी। जैसे कि हीरो मोटरकॉर्प और बजाज में कंपटीशन हो तो किसके पास ज्यादा एडवांटेजेस हैं, ये कंपेयर आप हमेशा करिए। नंबर 6, हमेशा डिस्काउंट पर ही खरीदें। मिस्टर ब्रैंसन ने नेकर आइलैंड को अपने एक्चुअल प्राइस से 97% सस्ते पर खरीदा था, जो उन्हें माला माल बना दिया था। या हम जब भी मार्केट जाते हैं तो अक्सर हम सामानों के प्राइस के साथ मोल भाव करते ही हैं। अगर ऐसा नहीं करें तो हमें कोई भी दुकानदार किसी भी प्राइस पर सामान बेच देगा। ऐसा ही शेयर मार्केट में भी है। आपको भी करंट मार्केट प्राइस पर कोई भी शेयर बाय नहीं करना चाहिए। आपको किसी भी प्राइस पर शेयर नहीं लेना चाहिए। अब मान लीजिए किसी शेयर की फेयर वैल्यू 500 रुपए है और किसी न्यूज या हाइप की वजह से वो शेयर 1000 का हो गया हो और आप बिना एनालिसिस किए उसे सिर्फ ये सोचकर बाय कर लेते हो कि यार ये शेयर तो अभी न्यूज में है, ये पक्का 2000 तक जाएगा ही, तो मैं इसे अभी लेकर रख लेता हूँ
और बाद में बेच दूंगा। तो ये सोच से आपको कभी भी मार्केट में नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि बेचने वाला तो आपको 500 रुपए का चूना लगाकर बेचकर निकल गया, फंसे तो आप। इसलिए आपको हमेशा किसी भी शेयर की फेयर वैल्यू या रियल वैल्यू पता करके ही सही दाम पर खरीदना चाहिए। लेसन 2, फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू को हम फेयर वैल्यू या रियल वैल्यू भी कहते हैं। चलिए हम उन तरीकों के बारे में जान लेते हैं जिससे हम इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखा जाए तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के कई सारे तरीके होते हैं। अलग अलग इन्वेस्टर अपने कैलकुलेशन के हिसाब से ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और ये जरूरी नहीं कि हर तरीके से आपको एक ही वैल्यू मिले। हर तरीके में आपको अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। फिलहाल हम एक सिंपल तरीके से शुरू करते हैं। अब मान लीजिए कोई एक भंगार बाइक है जो 15-20 साल पुरानी है, जो चलती भी नहीं है, तो उस गाड़ी का कीमत आप कैसे निकालोगे? जाहिर सी बात है, जब वो किसी काम का नहीं तो उस गाड़ी में जितना लोहा है तो लोहे के वजन के हिसाब से आप उसे बेचोगे। तो यही वैल्यू उसकी रियल वैल्यू है, और इसे ही बुक वैल्यू मेथड ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है। किसी कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं और उसके पास कितने कैश पड़े हैं, ये सब जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू निकलती है उसे ही इंट्रिंसिक वैल्यू या रियल वैल्यू कहते हैं। लेकिन पहले ही बता दूं कि ये मेथड सिर्फ एक बेसिक मेथड है, और ये मेथड बुल मार्केट में काम नहीं करेगा। ये मेथड स्टेबल कंपनीज जैसे ऑयल गैस ऐसे ही कंपनी के लिए सही होती है। नेक्स्ट मेथड है रिलेटिव वैल्यूएशन। मान लीजिए अगर दो बराबर साइज की कंपनीज हैं, मतलब जिनका कैपिटलाइजेशन सेम है, जिनका रेवेन्यू प्रॉफिट एक जैसा है और एक जैसा बिजनेस है, तब हम दोनों कंपनीज को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे पहली कंपनी मान लो 100 रुपए कमाती है और दूसरी कंपनी 80 रुपए कमाती है, और दोनों कंपनियां हजार रुपए में मिल रही हैं, तो इस हिसाब से जो कंपनी 1000 रुपए में 100 रुपए कमा कर दे रही है, तो ये कंपनी दूसरे कंपनी के मुकाबले अंडर वैल्यूड है। और दूसरी कंपनी जब हमें 800 रुपए में मिले तब वो उसकी फेयर वैल्यू होगी, तब हम उसे खरीद सकते हैं। लेकिन सिर्फ फेयर वैल्यू देखकर आपको किसी कंपनी को नहीं खरीदना है। आपको ये भी देखना है कि उस कंपनी में कोई गड़बड़ तो नहीं है, उसके बिजनेस मॉडल में कोई कमी तो नहीं है। आपको हमेशा एक सस्ती कंपनी नहीं बल्कि एक अच्छी कंपनी फाइंड आउट करनी चाहिए। लेसन 3, बिजनेस मोड। आपको किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा ध्यान रखना है कि ये कंपनी टिकाऊ है या नहीं, या इसके पास कोई स्पेसिफिक मोड है या नहीं। जैसे पहला है मार्केट शेयर मोड। मान लो कोई कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। जैसे एक कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है जिसका मार्केट शेयर 70% है, मतलब अगर 100 कोल्ड ड्रिंक अगर बिकती है तो 70 इस कंपनी की ही है। मतलब कंपनी का मार्केट शेयर मोड सही है, और बहुत ही कम चांस है इस कंपनी को टक्कर देना किसी और कंपनी के लिए। दूसरा है कंपनी किसी माल का इतना ज्यादा प्रोडक्शन करे कि वो प्रोडक्ट कंपनी को बहुत ही सस्ते में पड़े, ताकि वो कंपनी इसे आगे कम दाम पर बेच सके और कंपटीशन से ही बाहर रहे। तीसरा है ब्रांड मोड। कंपनी की फैन फॉलोइंग इतनी अच्छी हो कि कस्टमर किसी और ब्रांड की तरफ जाए ही ना, और हमेशा इसी कंपनी के लॉयल कस्टमर बने रहे। जैसे कोई टेक्नोलॉजी कंपनी जो फोन वगैरह बनाती हो। लेसन 4, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कोई भी चीज हो या कोई भी काम हो, उसमें हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखता ही है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा है तो वो एग्जाम टाइम से 1 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करता है। घर चलाने के लिए 5000 रुपए की जरूरत पड़ती है, तो हम 5000 से थोड़ा ज्यादा ही कमाने का सोचते हैं। लेकिन जब बात स्टॉक मार्केट की आती है तो लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भूल ही जाते हैं। सबसे पहले तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से डाउन साइड रिस्क कम हो जाता है, इसलिए हमें इन्वेस्टिंग में हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर ही चलना चाहिए। हमेशा आप किसी स्टॉक का जो भी प्राइस निकाले हो तो कोशिश करें आप उससे 5 से 7% और भी सस्ते दामों पे खरीदें। मान लो कोई शेयर 100 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और आपने इसका फेयर वैल्यू 80 रुपए निकाला है, तो कोशिश करें कि आप इसे 75 रुपीज के आसपास ही खरीदें। इससे आपकी रिस्क और भी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।